नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में आपात उपबंध अर्थात इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इमरजेंसी प्रोविजन क्या है। तो इसके पहले सबसे पहले तो हम ये समझें कि आखिर ये इमरजेंसी क्या होती है। तो इमरजेंसी को आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके जीवन में जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक सारी चीजें सामान्य रूप से चलती रहती हैं। ठीक है, एग्जाम के 1-2 महीने पहले तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, आपने फॉर्म फिल नहीं किया है। एक साधारण उदाहरण से समझा रहा हूँ। तब तक आप बढ़िया आराम से उठ रहे हैं, उठे अपना पूरा जो भी काम धाम है उससे निवृत्त हुए, उसके बाद बैग वैग टांग के चल दिए लाइब्रेरी, वहां जाके अपना पढ़ाई किए, थोड़ा दोस्तों के साथ चाय वाय में बढ़िया घूमे फिरे, फिर अपना नॉर्मली जो है पढ़ाई आपकी चल रही है। जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है और जिस दिन आप एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं और अब आपको पता है यार 1 महीने या 2 महीने के बाद अब एग्जाम है, तो उसके बाद जो सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट होती है वही आपातकालीन स्थिति है। क्यों? क्योंकि घर से बहुत प्रेशर रहता है कि बेटा अब और नहीं हो पाएगा, इस बार तो एग्जाम निकलना ही चाहिए। आपको खुद से भी लगने लगता है कि नहीं यार अब बहुत हुआ। ठीक है, तो हम सारी चीजें छोड़कर तब हमारा जीवन सामान्य नहीं चलता। नॉर्मली हमारा ये है कि सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं, 1 बजे लंच कर ले रहे हैं, ठीक है, शाम को 7-8 तक जो है डिनर हो जा रहा है। लेकिन एग्जाम के टाइम में देखिए ब्रेकफास्ट का कोई ठिकाना नहीं है, लंच किए तो किए, नहीं तो नहीं किए, है ना, डिनर कर लिए। नॉर्मल सिचुएशन में रात में 12 बजे सो गए, लेकिन अभी एग्जाम का प्रेशर है तो पता चला कि हम सारी रात जाग जाग के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से होता है ना कि ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। इमरजेंसी किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एबनॉर्मल सिचुएशन को। ठीक, तो वैसा ही देश की परिस्थिति में भी होता है कि जब देश में किसी समस्या की वजह से देश की जो परिस्थिति, सामान्य जो जीवन है वह जब सामान्य रूप से नहीं चल रहा होता है, तब हम उसे कहते हैं एक ये इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। ठीक है, तो देश ऐसी समस्याओं से उबरने के लिए, मतलब उनसे बाहर निकलने के लिए देश की सरकार के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसे ही इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपात जो इमरजेंसी है उसके संबंध में जो प्रोविजन किए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इसका जो है वह संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। क्या देखते हैं? संवैधानिक प्रावधान। तो आपात के संबंध में अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो भारत के संविधान में इसका जिक्र जो है भाग 18 में किया गया है। कहां पर किया गया है? भाग 18 में किया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो प्रोविजन किए गए हैं वो है आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक, है ना, 352 से लेकर के 360 तक। और अगर हम इसके स्रोत की बात करें, मतलब भारत के संविधान में इसे कहां से शामिल किया गया है, अगर हम इसकी बात करें तो इसे शामिल किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहां से शामिल किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। और ये प्रेरित है जर्मनी के संविधान से। कहां के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। वैसे जर्मनी के संविधान से हमने ये लिया है कि जब आपातकाल लगा हो देश में तो उस समय मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। मतलब जो मूल अधिकारों का निलंबन है ना आपातकाल के समय पर, है ना, जो मूल अधिकार हैं उनका जो निलंबन है आपातकाल के समय वो हमने जो है जर्मनी के संविधान, जिसे वीमर संविधान भी कहते हैं, वो वाला प्रोविजन जो है हमने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, तो आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में है। इस बात को याद रखने के लिए आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति की जो 18 की उम्र होती है, किसी भी व्यक्ति की जो 18 की उम्र होती है ना, वो बहुत नाजुक होती है। कैसी होती है? बहुत ज्यादा नाजुक होती है। अगर उस समय उसको अगर अच्छी संगति मिल गई, है ना, अगर उस समय जो है उस उम्र में अगर उसको मान लीजिए कि आप अच्छी संगति मिल गई, तब तो उसका जीवन सेट है। ठीक है, उसका जीवन बन जाएगा, अच्छे पढ़ने लिखने वाले दोस्त मिल गए। और अगर उसी उम्र में उसको जो है ऐसे यहाँ वहां घूमने फिरने वाले लोग मिल गए तो उसके साथ फिर वो जीवन भर जो है घूमता फिरता ही रह जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 18 की जो एज होती है वो एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है। अगर अच्छी संगति मिली तब तो जीवन के बल्ले बल्ले हैं, अन्यथा जो है फिर पूरा जीवन जो है वह दर दर की ठोकरें खाते हुए निकलता है ना। तो ये हो गया इमरजेंसी। अब अगला प्रश्न ये आता है कि आपात की उद्घोषणा करता कौन है? तो आपात की उद्घोषणा दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और आपातकाल को, ठीक है, आपातकाल को, ये मैं अनुच्छेद 352 की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, आपातकाल को जो नेशनल इमरजेंसी है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, उसे या तो पूरे देश में या देश के किसी एक हिस्से पर भी जो है इसको लागू
किया जा सकता है। ठीक है, इसकी उद्घोषणा या तो पूरे देश के लिए या देश के किसी एक हिस्से पर भी लागू किया जा सकता है। जैसे मतलब क्या है कि या तो आपातकाल को हम पूरे भारत देश में लगा दें, या तो सपोज कीजिए मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा से, अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है वो चाइना से लगा हुआ है। अब चाइना और इंडिया के बीच में कुछ झड़प हो जाए, ऐसे सिचुएशन में अरुणाचल प्रदेश में जो है वह थोड़ी व्यवस्था डगमगा जाए, तो ये हो सकता है कि हम उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपातकाल के प्रकार। आपातकाल जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हम आपातकाल के प्रकारों की बात करें तो आपातकाल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से एक है, सबसे पहले नंबर पर जो है वो आपका आता है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 352 में। फिर एक है राज्य आपात। क्या है? राज्य आपात। इसी को हम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 356 में किया गया है। कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 356 में किया गया है। और अगला है दोस्तों, वो है आपका क्या? वित्तीय आपातकाल, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 360 में की गई है। कहां पर की गई है? अनुच्छेद 360 में की गई है। और लगे हाथ यहाँ ट्रिक भी देख लीजिए आप लोग कि अगर इसमें जो है +4 है ना, ये एक मैजिक नंबर है जिसको आपको ऐड करना होता है। ठीक है, तो जब आप इसमें ऐड करेंगे, जैसे 352 में जब आप +4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 356 आ जाएगा। ठीक है, 356 आ जाएगा। इसमें फिर +4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो आपको एक आर्टिकल याद रखना है 352। ठीक है, 352 में क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है ना, उसको याद रख लेना। फिर राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन के लिए +4 ऐड कर देना तो 356, और फिर उसमें +4 ऐड कर देना तो 360 में वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अब हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, जो है हम जितना भी महत्वपूर्ण प्रोविजन है उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352 में। बार बार बोलते चलिए मेरे साथ, जब आप पढ़ रहे हैं तो बार बार जो है आपको बोलते भी चलना है 352 352। इससे आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में वो चीजें जो है फीड होने लगती है। जब हम बार बार किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लिखते हैं, तो वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में फीड होती है। वो चीजें भले हमको ऐसा लगे कि यार हमको याद नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, हमारा ब्रेन उसको जो है क्या कर लेता है? रिकॉल कर लेता है। इसी को हम कहते हैं कि वो जो होता है ना, एक होता है कि यार उसने तो तुक्के में सही कर दिया, वो एक्चुअली उसने इतना पढ़ा हुआ है कि उसको एग्जैक्ट लगता नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, लेकिन फिर भी उसके सबकॉन्शियस को उसका आंसर पता होता है। ठीक है, वो उसके लिए कुछ कहते हैं गट फीलिंग आ रही कि इसका आंसर यही होगा। तो गट फीलिंग भी तभी आती है जब आपने उसको मल्टीपल टाइम पढ़ा हो। तो ये हुआ राष्ट्रीय आपातकाल 352। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो आधार है, बेसिस है, ठीक है, कि किस बेसिस पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो वो बेसिस है आपके, जब युद्ध की परिस्थिति हो। कैसी परिस्थिति हो? युद्ध हो गया हो, या तो सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, या कोई बाह्य आक्रमण हो गया हो। बाह्य आक्रमण मान लीजिए जैसे चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, या पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, या भारत युद्धरत परिस्थिति में हो। जैसे 1971 में जो है भारत बांग्लादेश के साथ जो एक युद्धरत स्थिति में था, मतलब पूर्वी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, या तो कोई सशस्त्र विद्रोह हुआ हो। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह जो है, इस शब्द को अब आपको ये टर्म याद रखना है, मूल भारतीय संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रयोग नहीं किया गया था। मूल भारतीय संविधान में जो है आंतरिक अशांति जो है, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस आंतरिक अशांति शब्द को क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब पहले यहां पर आंतरिक अशांति था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आंतरिक अशांति को हटा करके उसकी जगह जो है वह क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इस आंतरिक अशांति को आधार बना करके 25 जून, कब? 25 जून 1975 को, कब? 1975 को जो है 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति को आधार बना करके, है ना, देश में जो है वह क्या है? इमरजेंसी लागू कर दिया गया था उनके द्वारा। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या कर दिया गया था? देश में इमरजेंसी लागू कर दिया गया। इसलिए जब बाद में जनता दल की सरकार आई
तो उन्होंने सोचा कि फिर से कोई सरकार ऐसा ना करे, इसलिए उन्होंने आंतरिक अशांति की जगह जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया। मतलब देश के भीतर जब लोग हथियार लेकर के विद्रोह करने पर उतर जाएं पूरे देश में, तभी इमरजेंसी लगेगा, केवल आंतरिक अशांति के नाम पर, क्योंकि ये शब्द अपने आप में स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए इस आधार पर कोई भी सरकार इसका मिसयूज ना करे। क्या ना करे? मिसयूज ना करे, क्योंकि आपातकाल लगने के जो है बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं आम जनमानस के जीवन में, मतलब आम लोगों के जीवन में इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ में एक चीज और भी कर दिया गया, ये जब 44वां संविधान संशोधन किया गया ना, तो ये कह दिया गया कि जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में इमरजेंसी लगाया जाएगा, उस समय अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। किसको निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 19 को। अभी इसको हम और समझेंगे आगे। क्या होता है जब आपातकाल लगा होता है, तो उस समय जो है वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 का यूज करके जो है वह क्या किया जाता है, फंडामेंटल जो राइट है, फंडामेंटल राइट जिनके बारे में हमने पढ़ा है ना, उसको क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है 20 और 21 को छोड़ करके। ठीक है, 20 और 21 को छोड़ करके, इस पेयर को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है ये। तो इसको छोड़ करके बाकी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो 44वें संशोधन में यह कहा गया कि जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लगेगा तो 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इससे जो है सरकार तानाशाही नहीं कर पाएगी, है ना, डिक्टेटर नहीं बन पाएगी। ठीक, तो ये आपने समझ लिया कि आधार क्या है और इसमें कब एक बार परिवर्तन हुआ, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को कब प्रतिस्थापित किया गया था, किस संशोधन के माध्यम से संविधान में प्रतिस्थापित किया गया था? तो किस संशोधन के माध्यम से? 44वें संशोधन के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इसके साथ ही इसमें क्या है कि आपातकाल लगाने के लिए, आपातकाल लगाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल, कौन? मंत्रिमंडल की उन्हें लिखित सिफारिश प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होगी। मतलब मंत्रिमंडल क्या करेगा? एक रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट जो है वह राष्ट्रपति को सबमिट करेंगे और राष्ट्रपति महोदय उसके आधार पर आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है, केवल नॉर्मल मौखिक रूप से अगर कहा जाएगा राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिमंडल के द्वारा, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये जो लिखित सिफारिश वाली बात है ना, अगर आप लोग पीएससी यूपीएससी करते तो उसमें से बहुत सारे छात्र जुड़ते भी हैं जिनको प्रीलिम्स देना है, तो आपको याद रखना है कि लिखित सिफारिश वाली जो ये बात है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश है ना, ये जो बात है इसको भी जो है वह 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। किसके माध्यम से जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया है, ताकि कोई सरकार जो है इसका मिसयूज न करे। क्यों? क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब आपातकाल लगाया गया था तो मंत्रिमंडल से उन्होंने कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। रात में उन्होंने डिसाइड किया और सुबह राष्ट्रपति को जो है उन्होंने बोल दिया कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी की मंत्रिमंडल को पता चला कि यार देश में इमरजेंसी लागू हो चुका है, तो जनता दल की सरकार ने कहा कि इसको भी चेंज करो। इसके साथ ही और क्या किया गया, जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश दिया राष्ट्रपति महोदय को कि महोदय लीजिए आप जो है क्या कीजिए, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति महोदय कहते हैं ठीक मैं डिक्लेयर कर देता हूं, और नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दी गई, राष्ट्रीय आपातकाल डिक्लेयर कर दिया गया। उस डिक्लेरेशन को, मतलब उस उद्घोषणा को क्या किया जाता है, फिर संसद के द्वारा पारित करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? संसद जो है उसका अनुमोदन करती है, संसद जो है उसका रेटिफिकेशन किया जाता है संसद के द्वारा। तो 1 महीने के भीतर, कब? 1 महीने के भीतर, 1 महीने के अंदर जो है संसद के द्वारा उसे विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। क्या किया जाता है? विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। मतलब ये जो उद्घोषणा है, ये डिक्लेरेशन जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो है पारित हो, 1 महीने के भीतर दोनों से विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी, मतलब इमरजेंसी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात, इसीलिए इमरजेंसी को इतना कठिन बनाया गया है कि इसको लगाना कोई भी सरकार इसका मिसयूज ना कर सके। ठीक है, और विशेष बहुमत भी क्या है ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। विशेष बहुमत प्राप्त करना भी एक कठिन काम होता है। विशेष बहुमत भी तभी मिलेगा जब सरकार की जो है अच्छी खासी सरकार जो है सीटों पर काबिज हो, अन्यथा जो है विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन नहीं करेंगी। इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाया क्योंकि उनके पास जो है 400 प्लस सीटें थी, तो ये हुआ दोनों सदनों के द्वारा। लेकिन सपोज करो ऐसा हो, संविधान में ये प्रोविजन किया गया कि मान लो जिस समय इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया और इमरजेंसी को
क्या हो कि लोकसभा और राज्यसभा में अनुमोदन करने के पहले, मतलब उसको पास करने के पहले ही लोकसभा क्या हो गई हो, भंग हो गई हो, क्या हो गई हो, लोकसभा भंग हो गई हो, तब क्या किया जाएगा, तब ये होगा कि उसको राज्यसभा, कौन, राज्यसभा जो है अपने यहां विशेष बहुमत से पारित करेगा। कैसे पारित करेगा, स्पेशल मेजोरिटी से पारित करेगा। और जब जो नई लोकसभा गठित की जाएगी, कौन गठित की जाएगी, नई लोकसभा जब गठित की जाएगी तो नई लोकसभा के द्वारा प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर उसको पारित किया जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए ये आज का दिन है ना, आज आज कौन सी तारीख है, मान लीजिए आज 10 नवंबर है। कब है आज, 10 नवंबर। तो 10 नवंबर को जो है इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। अब चाहिए ये था कि इसे 1 महीने के भीतर, मतलब 1 मंथ के भीतर जो है, 1 महीने के भीतर इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत से पारित करते, तो ये आगे आने वाले जो है 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाता। कितने महीनों के लिए एक्सटेंड हो जाता, 6 महीनों के लिए एक्सटेंड हो जाता। और फिर इस 6 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा इसको फिर पारित कर देते, तो ये फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाता। ऐसे कर करके 6-6 महीने के लिए, 6-6 महीने करके जो है इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसको पारित करने के पहले ही ऐसा हुआ कि लोकसभा डिजॉल्व हो गई, लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा इसको पारित नहीं कर पाई और डिजॉल्व हो गई। तब क्या होगा, तब की परिस्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए इसको 1 महीने के भीतर राज्यसभा ने पारित कर दिया। किसने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया। तो राज्यसभा के पारित करने के बाद क्या होगा कि जो नई लोकसभा आएगी, क्योंकि नई लोकसभा का चुनाव 6 महीने के भीतर करवाना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो 6 महीने के बाद जो है नई लोकसभा आएगी, और नई लोकसभा अपने प्रथम बैठक से, जब उसकी पहली बैठक होगी, मान लीजिए यहां पर उसकी पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक के 30 दिन के भीतर, 30 डेज के भीतर जो है लोकसभा के द्वारा उसको पारित करना होगा। और अगर इस 30 दिन के भीतर लोकसभा पारित नहीं कर पाई तो इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से इसको कठिन बनाया गया ताकि सरकार इसका मिसयूज ना कर सके, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद जो है लोगों के फंडामेंटल राइट जो है ना दफन हो जाते हैं उस समय के लिए, है ना। आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, एक चीज और भी है, तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि पहले जो ये टाइम था ना, जो 1 महीने वाला मैंने जो टाइम बताया, वो पहले 2 मंथ था, उसको बाद में 1 महीने कर दिया गया था घटा के। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग कि देखिए, अगर इस इमरजेंसी को कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो इमरजेंसी को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब हर 6 महीने बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा को उसको विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। तो प्रत्येक 6 महीने बाद संसद से अनुमोदन करवाना पड़ेगा, मतलब संसद से उसको पास करवाना पड़ेगा, मतलब संसद के पास लेके जाएंगे, बोलेंगे भैया आप इसको पारित कर दो, तो विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत मतलब 2/3। ठीक है, और 2/3 बस नहीं, इसमें और भी चीजें हैं। इसमें 2 चीजें शामिल होती है विशेष बहुमत में। एक तो क्या शामिल होगा कि पहले तो जो है वह सदन का कुल बहुमत, ठीक है, सदन का कुल बहुमत, कुल बहुमत। और इसके बाद में क्या होगा, दूसरे नंबर पर क्या होता है, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का, मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। ठीक है, मतलब इनको देखो, इसीलिए इसको कई बार दोहरा बहुमत भी कहा जाता है कि एक तो पहले सदन का कुल बहुमत प्राप्त करो, फिर जब वोटिंग होगी तो उपस्थित तथा मतदान करने वालों का भी उसमें बहुमत होना चाहिए। खैर, अब अगर मान लो इसको हटाना है, इमरजेंसी को हटाना है, तो क्या किया जाएगा भैया, हटाने के लिए सिंपल कुछ नहीं है, लोकसभा के साधारण बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। लोकसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे तो इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि हटाना तो अच्छी बात है, लगाना बुरी बात है ना। मतलब बुरी बात इन द सेंस कि अगर उसको पॉलिटिकली एजेंडे के रूप में यूज किया जाए, मतलब राजनीतिक हथियार के रूप में, अगर देश की जनता के भलाई के लिए उपयोग किया गया है तब तो कोई बुराई नहीं है। उसी को सोच करके संविधान निर्माताओं ने इसका प्रोविजन संविधान में किया है, लेकिन इसका यूज जो है अपने राजनीतिक हथकंडे को पूरा करने के लिए किया जाए तब ये बुरा है ना। चलिए, भारत देश में अब तक 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगाए जा चुके हैं। पहला 1962 में लगा था जब चीन आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जो है इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। ठीक है, किसने लगाया था, इंदिरा गांधी जी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। जब इंदिरा गांधी ने जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया था उस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, 1975 में, कौन से 25 जून 1975 को, इसी 25 जून को, यहां कहीं मैंने लिखा था, देखिएगा जरा कहां गया वो,
ये है, ये 25 जून 1975, इसी को अभी जो है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने सुना भी होगा कि 25 जून को जो है नरेंद्र मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है डिक्लेयर किया है। चलिए, तो ये हो गया इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड कुछ प्रमुख वाद है, वही सुप्रीम कोर्ट वाले वाद जो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद है सुप्रीम कोर्ट का, मिनर्वा मिल्स, ये याद कर लेना। इसमें कहा था कि जो आपातकाल है, मतलब सरकार ने जिन ग्राउंड्स पर इमरजेंसी लगाया है उसकी हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकारों का रक्षक है और संविधान का भी एक तरीके से रक्षक है। तो सुप्रीम कोर्ट जब आपातकाल लगाया जाता है तो उसकी जांच करता है कि सही में आपातकाल लगाने की जरूरत थी या नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती काम कर दिया गया हो। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि आपका बिल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जबरदस्ती का जो है जांचें लिख दिए, जबरदस्ती की दवाइयां लिख दी गई, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, एक छोटे से जो है कोई नॉर्मल जो है कोल्ड मेडिसिन से सामने वाले की व्यक्ति की समस्या सॉल्व हो सकती थी, लेकिन अब डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर का पूरा जो हॉस्पिटल का वो है, कई बार तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में लोगों को फ्री फोकट में एडमिट कर दिया जाता है क्योंकि बेड खाली है। तो इस तरीके की चीजें ना हो तो उसकी जांच की जाती है ना। तो मान लो कोई जांच करने वाली संस्था हो, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट है कि जांच करता है कि भैया कहीं सच में इसको जरूरत थी उन दवाइयों की कि नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल का जो है बिल बढ़ाने के लिए जो है उसको जबरदस्ती एडमिट कर दिया गया, दवाइयां दे दी गई। ठीक है, चलिए, एक अनुच्छेद 355 है, अब 356 तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। अनुच्छेद 355 है, एक्चुअली ये नीचे लिखा हुआ तो ऊपर सरक गया है। 355 में ये बात कही गई है, अब नेशनल इमरजेंसी कंप्लीट हो गया, अब हम राष्ट्रपति शासन पढ़ने वाले हैं और राष्ट्रपति शासन की पृष्ठभूमि यहीं से शुरुआत होती है 355 से। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया कैसे जाता है इसको समझिए। एक अनुच्छेद 355 है, अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि जो राज्य हैं, राज्यों में शांति स्थापित करना, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार, ये जो राज्य हैं, यहाँ पर शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी जो है वह केंद्र सरकार की होती है। किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। ये 355 में कहा गया है। और एक अनुच्छेद और है दोस्तों, अनुच्छेद है क्या? 365। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 में यह कहा गया है कि राज्य द्वारा केंद्र का निर्देश ना मानना। मतलब 365 के अंतर्गत क्या होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ निर्देश देती है, कुछ जो है डायरेक्शन देती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं केंद्र के द्वारा कि आप अपने यहाँ ऐसा कर लो भैया। ठीक है, ऐसा करने से वहां के लोगों का कल्याण होगा। तो निर्देश दिया केंद्र ने, और भी बहुत सारे कई विभिन्न मैटर्स में जो है वह राज्यों को निर्देश दिया जाता है। तो वो निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? आर्टिकल 365 के तहत दिया जाता है। लेकिन सपोज करो यहां से मोदी जी ने ममता दीदी को कहा, मोदी जी ने ममता दीदी को कहा कि अपने यहां, उदाहरण के लिए बता रहा हूं ना, अपने यहां जो है आप आयुष्मान भारत लागू कर लीजिए, क्योंकि आपके यहां पर जो है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ की समस्या बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बीमारियों की वजह से, मतलब बीमारियों के ट्रीटमेंट ना करवाने पाने की वजह से जो है कैजुअलिटीज हो रही हैं, लोगों की डेथ हो रही है। तो केंद्र ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक, कि आयुष्मान भारत को आप अपने यहाँ इंप्लीमेंट कीजिए या तो आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है सही कीजिए। ममता दीदी ने कहा कि नहीं करेंगे, जाओ क्या करना है। नरेंद्र मोदी जी, ममता दीदी ने मना कर दिया। ऐसे कंडीशन में मोदी जी क्या करेंगे? 356 वाला ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, पूछेंगे बोलो करते हो कि नहीं, ऐसे धनुष बाण उसकी तरफ खींच के रखेंगे, वो बोले जल्दी बताओ करते हो कि नहीं, बोले नहीं करेंगे। ठीक है, उसके जो ब्रह्मास्त्र है उसके वहां पर जो है, ब्रह्मास्त्र कौन? राष्ट्रपति महोदय है, वहां ब्रह्मा जी के रूप में राष्ट्रपति महोदय बैठ रहे हैं। बोलेंगे जाओ महाराज लगा दो राज्य आपात, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो इसका आधार ये होता है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, क्या हो जाए? किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप ना चले, मतलब संविधान कहता है कि भैया अपने राज्य का की जनता का कल्याण करो, है ना, संविधान के अनुरूप ना चले, राज्य की जनता का कल्याण करो, भ्रष्टाचार कम करो, ठीक है, लोगों के जो है जनहित कल्याण के लिए काम करो। लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हो जाए कि देश राज्य की जनता जो है एकदम जो है सड़कों पर आ जाए, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जो है भयंकर बढ़ जाए। ऐसी कंडीशन में जो है या तो केंद्र सरकार राज्यपाल के अनुरोध पर, मतलब राज्यपाल इसके लिए सिफारिश भेजते हैं केंद्र में कि भैया यहाँ पर संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है, आप यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाइए और ये जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनको बर्खास्त कीजिए। तो इसी को कहा जाता है राज्य आपात। ठीक है, और जब मंत्री परिषद को, मतलब राज्य की मंत्री परिषद को
जब बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया जाता है और राज्य की विधायिका को निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है। इसकी प्रक्रिया क्या होती? इसकी प्रक्रिया उतनी कठिन नहीं होती जितनी राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया होती है। उद्घोषणा इसकी भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है। इसमें होता क्या है? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर दी है। मान लीजिए मोदी जी ने घोषणा कर दिया, मोदी जी के द्वारा जो घोषणा कर दिया गया कि हम पश्चिम बंगाल में जो है वह राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद क्या करवाया जाता है? वही वाला स्ट्रक्चर याद कीजिएगा। इसे 2 महीने के भीतर, कितने महीने के भीतर? 2 महीने के भीतर वह क्या करवाया जाएगा? दोनों सदनों से पारित करवाया जाएगा। मतलब दोनों सदनों से जो है इसे अनुमोदित करवाया जाएगा। कैसे? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से। मतलब 50+1, अगर इसको मैं सामान्य भाषा में कहूं तो उस प्रतिशत, मतलब 50% + 1 बहुमत से जो इसको क्या करवा दिया जाएगा? पारित करवा दिया जाएगा। और ऐसे जो है इसको 6-6 महीने करके जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितने साल तक? 3 साल तक। अगर 3 साल से आगे तभी बढ़ेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है कि 3 साल से आगे तब बढ़ाया जा सकता है। मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और उसको 3 साल से भी आगे एक्सटेंड करना है। जैसे एक बार पंजाब में किया गया था, 8-9 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। कि जब जो है निर्वाचन आयोग ये लिख के दे देता है कि भैया इस राज्य में अभी चुनाव नहीं हो पाएगा, यहाँ की स्थिति इतनी गड़बड़ है कि अगर लोग वोट डालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा जो है समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हो सकता है बहुत ज्यादा हिंसा भड़क जाए या कोई और लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाए। तब के कंडीशन में वहां पर क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है, 3 साल से ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। अदरवाइज जो है मैक्सिमम 3 ईयर के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उद्घोषणा इसकी भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही किए जाता है। 356। इसमें होता यह है कि राज्य की जो भी शक्तियां होती है ना, राज्य की मतलब मुख्यमंत्री, अगर आपको समझना है सिंपल, तो राज्य की जो भी शक्ति होती है वो केंद्र के पास चली जाती है। किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास चली जाती है। ये इसको और समझने के लिए ऐसा बोल दिया जाता है कि जो संघात्मक व्यवस्था है वह किसके पास कैसी बन जाती है? एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए संघात्मक व्यवस्था है। मतलब आपको घर वालों ने बाहर भेज दिया, बढ़िया महीने का पैसा वैसा सब भेजते हैं कि बेटा हमारा अच्छा से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी लेगा, ठीक है, फिर हम उसका बढ़िया ब्याह करेंगे। संघात्मक व्यवस्था आपके पास भी शक्ति है, आपके घर वालों के पास भी शक्ति है। आप बढ़िया शहर आके बेहतरीन घूम फिर रहे हैं यहाँ से वहां। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तो आप पढ़ने वाले छात्र हैं, पर मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, है ना। तो ऐसी स्थिति में बहुत लंबे समय से सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है, ठीक है, तब की परिस्थिति में क्या होगा? घर वाले आपको आप वापस बुला लेंगे और आपका खर्चा पानी, हुक्का पानी सब बंद कर दिया जाएगा। तो क्या हुआ? जो संघात्मक व्यवस्था, जहां शक्तियां अभी बटी हुई थी, आपके पास भी शक्ति थी, पापा के पास तो थी ही थी, अब वो एकात्मक हो जाएगी। अब शक्ति केवल पापा के पास हो जाएगी। पापा बोलेंगे इससे शादी करना है, चुपचाप कर लेना। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं इससे नहीं उससे। बोले बेटा अपनी चॉइस से शादी करनी थी ना, तो पहले नौकरी ले लिए होते, है ना। या कहीं जाने का मन हो रहा है कि मैं तो यहाँ जाऊंगा, बोले अगर वहां घूमने का इतना ही शौक था तो खुद के पैसे से जाते, खुद की नौकरी से। हमारे पैसे थे तो भैया तुम चाहे बस तीर्थ धाम घूम सकते हो और उसके अलावा और कहीं नहीं जाने को मिलेगा। तो इस तरीके से, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्या? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, देखो आगे लिखा भी हुआ है इसमें कि इसका प्रभाव क्या होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि इसमें मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दिया जाता है, विधानसभा निलंबित हो जाती है। और जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है तब मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब मौलिक अधिकार जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं। प्रमुख वाद की अगर हम बात करें, वही सुप्रीम कोर्ट के पास तो मामला जाता ही है। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि भैया जो ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है इसकी आप जांच पड़ताल करेंगे कि नहीं, कि डॉक्टर ने सही दवाई दिया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई अपना जो है अपनी जेब भरने के लिए जो है डॉक्टर ने कुछ भी फर्जीवाड़ा कर दिया है, वैसे मतलब पॉलिटिकल एजेंडे को जैसे होता, इसका मिसयूज ही होता है। कैसे? मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और राज्य में जो बीजेपी की सरकार है, तो केंद्र वाला बीजेपी की सरकार गिराने के लिए, मतलब बीजेपी को हटाने के लिए राष्ट्रपति शासन का यूज कर लेते हैं। बहुत हर सरकार ने किया, कांग्रेस ने भी खूब बढ़िया दिल खोल के इसका उपयोग किया है, बीजेपी वाले भी किए हैं, है ना, कर रहे हैं। और तो इस तरीके से तो एक मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले को कहा जाता है एसआर बोम्मई मामला। क्या कहा जाता है? एसआर बोम्मई मामला। 1994 का ये मामला है, ये बस आपको याद रखना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है ना उसकी हम जांच कर सकते हैं कि सही दवाई दी है कि नहीं, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना बस याद रखिएगा। बाकी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, इसको रीड कर लीजिएगा। देखो प्रथम प्रयोग कब हुआ था राष्ट्रपति शासन का? पंजाब में किया गया था 20 जून 1951 को, है ना। और सर्वाधिक बार अगर हम बात करें, सर्वाधिक बार इसका प्रयोग मणिपुर में किया गया है
अभी भी वहां चल ही रहा है। और फिर यूपी में किया गया है 10 बार तक, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी 3-4 बार उपयोग किया जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का वर्णन 360 में किया गया है। उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ भी वही है कि 2 माह के भीतर इसको अनुमोदित करवाया जाता है, लेकिन इसे साधारण बहुमत से करवाया जाता है। किससे कैसे करवाया जाता है? साधारण बहुमत से, मतलब इसके लिए जो है विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। अब वित्तीय आपातकाल क्या है? मान लो देश की वित्तीय स्थिति ही खराब हो गई है, मतलब देश की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वह डिस्टर्ब हो गई है किसी भी कारण से, ठीक है, इकोनॉमी जो है वह धराशायी होता है, अर्थव्यवस्था जो है धराशायी हो गई है किसी भी कारण से। जैसे अभी 2-3 साल पहले श्रीलंका की हो गई थी, फिर एक और अफ्रीकी देश है वहां की हो गई थी, ठीक है। तो वहां पर मतलब लोग ब्रेड खरीदने के लिए, बिस्किट और ब्रेड खरीदने के लिए झोला भर भर के पैसा लेके जाते थे। मुद्रा की वैल्यू इतनी डाउन हो गई थी, उनका फॉरेक्स रिजर्व पूरा खत्म हो गया था। ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित हो जाए, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, तब के कंडीशन में जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वह वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल मतलब देश की सरकार और देश की जो जनता है उनके जो पैसे खर्च करने का जो वो है ना, उसको दायरा है उसको सीमित कर दिया जाएगा। हमारे घरों में भी होता है, देखिए जब पैसे रहते हैं तो सब जिसको जो मन है बढ़िया खरीदो, खाओ, बढ़िया एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज करो किसी महीने जो है घर में मान लीजिए फादर काम कर रहे हैं या मदर जो भी काम कर रही है, सैलरी नहीं आई या कुछ और घर की कोई सिचुएशन, किसी की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई, तब की सिचुएशन में क्या होता है, बोला जाता है ना बेटा थोड़ा खर्च वर्च हिसाब से करना, खर्च है ना, मतलब बेफजूल की खर्ची नहीं करना, मतलब बेफजूल खर्च नहीं करना। तो वैसी स्थिति यहाँ पर भी है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें जो है उनके खर्च को जो है सीमित कर दिया जाता है, मतलब ऐसे अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है। लोगों के जो सैलरी है, जो अधिकारी हैं, है ना, और अन्य जो वेतन भत्ते हैं उनमें कटौती कर दी जाती है, राष्ट्रपति को छोड़ करके, है ना। तो ये है। चलिए आगे देखते हैं। इसका प्रयोग भारत देश में अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है ना। प्रावधान की अगर हम बात करें तो संघ व राज्यों के मध्य कर विभाजन स्थगित हो जाता है। एक्चुअली जो वित्तीय आपातकाल लगा रहता है तो संघ और राज्य के बीच में करों का विभाजन होता है, मतलब ये वाला टैक्स तुम लोगे, वो वाला टैक्स हम लेंगे, ऐसे ही इनके बीच में करों का विभाजन रहता है, उसको स्थगित कर दिया जाता है। मतलब सारा पैसा फिर केंद्र ही लेता है। केंद्र कहता है अभी तुम कोई टैक्स नहीं लोगे, क्योंकि तुम अपने यहाँ भ्रष्टाचार करोगे, करप्शन करोगे, बेफजूली का खर्चा करोगे और फिर हमें दिक्कत होगी। अभी हमें जो जरूरी है उस पर खर्च करेंगे, ठीक है। और क्या किया जाता है, संघ व राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर दी जाती है। मान लो आप सरकारी अधिकारी रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे तो अभी तक भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना आगे कभी ऐसा होगा, ठीक है। हम लोगों के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी है और भारत देश की सरकार इस तरीके से करती है। हाँ, वो अलग बात है कि करप्शन अपनी सीमा पार कर जाए तब। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाला जो प्रोविजन दिया हुआ है दोस्तों, हमने तीनों प्रकार के आपातकाल देख लिए। अब हमने ये देखा कि 3 प्रकार के आपातकाल में जो राज्य आपातकाल है, मतलब जो राष्ट्रपति शासन है ना, जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, और जो वित्तीय आपातकाल है, इस पर जो है वह मूल अधिकारों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब फंडामेंटल राइट इनसे अनअफेक्टेड होते हैं, उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारा आपातकाल है, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है दोस्तों, वहां पर मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। तो देखिए ये जो है ना 358 और 359, ये मूल अधिकारों पर प्रभाव को दिखाता है। इसमें क्या है, आर्टिकल 358 के तहत ये कहा गया है कि जब आपातकाल, बाह्य आपातकाल मतलब कारण क्या हो, बाह्य आपातकाल मतलब बाह्य आक्रमण के कारण अगर आपातकाल लगा हुआ है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो वह अनुच्छेद 19 को, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और अन्य 6 अधिकार है, उसको निलंबित कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब बाह्य आपातकाल मतलब किसी देश ने आक्रमण कर दिया है ऐसे कंडीशन में, और ये पूरे देश में जब लागू होता है तो ऐसे कंडीशन में अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है 358 के तहत, ठीक है। लेकिन जब सामान्य आपातकाल लगा होता है, मतलब है तो नेशनल इमरजेंसी ही, तब के कंडीशन में क्या होता है, 359 के तहत क्या किया जाता है, 20 और 21 को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, 20 और 21 को छोड़ करके अन्य अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों आपात स्थितियों में प्रभावी होता है, मतलब पूरे देश या किसी एक भाग पर यह प्रभावी हो सकता है। और दोनों में मतलब क्या है, दोनों में मतलब या तो बाह्य आक्रमण की वजह से हो, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों के आधार पर अगर आपातकाल लगाया गया है तब ये जो है आर्टिकल 359 प्रभावी होगा।
लेकिन मैंने आपको बताया था वहां पर आगे जब मैं पहले पढ़ाया था कि जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया गया हो तो अनुच्छेद 19 जो है निलंबित नहीं होता है। मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है वह नहीं छीनी जा सकती है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और एक चीज आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 20 और 21 का निलंबन किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं होता, क्योंकि ये जीवन के अधिकार से जुड़ा हो। अरे कैसी भी इमरजेंसी हो, जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ कैसी भी इमरजेंसी हो, लोग खाना पीना थोड़ी छोड़ देते हैं। कुछ भी हो, खाना पीना तो चलता रहता है, क्योंकि वो जीवन से जुड़ा हुआ है। लोग खाएंगे पिएंगे नहीं तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे। तो इसीलिए जो है इन अधिकारों का जो है निलंबन वह कभी भी नहीं होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ ये वाला जो हमारा चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बढ़िया पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।